अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में एक बार फिर तब्दीलियां देखी जा रही हैं। कल सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह वाज़ेह किया था कि वो अपनी टीम में मज़ीद तब्दीलियां कर सकते हैं और कल ही वज़ीर आज़म ने अचानक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तारिक बाजवा और चेयरमैन FBI जहांजेब खान को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। जहांजेब खान को चेयरमैन FBI लगे अभी सिर्फ 8 माह ही हुए थे और उन्हें वजीर आजम इमरान खान ने खुद इस मकसद के लिए लगाया था कि वो FBR में करप्शन का खात्मा करेंगे और टैक्स महसूलात में इजाफा करेंगे। मगर 9 माह बाद सूरत हाल यह है कि FBR को टैक्स कलेक्शन में 350 से 400 अरब शॉर्टफॉल का सामना है और इसी वजह से इमरान खान ने FBR की कारकर्दगी पर पहले भी कई मरतबा अदम इत्मीनान का इजहार किया है। हमारा एक प्लान बनता है, नीचे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें इदारे चाहिए, हमें ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, हमें नई FBR मसलन FBR। अब उसको ठीक एक तो सोच है हमारी, दूसरी इंप्लीमेंट करने के लिए FBR है। इधर हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आने थे। पहली दफा गवर्नमेंट में आई है, हमारे पास तो कोई बनी बनाई टीमें नहीं थी। जो FBR है इसका ठीक होना जरूरी इसलिए है कि हम जब तक FBR की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, नंबर 1 हम अपना खर्चा मीट नहीं कर सकते। मैं ये भी आपको आज कहता हूं कि अगर हमने ये रियलाइज किया कि FBR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FBR बना देंगे, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सर्वाइवल है। इसमें ये कोई हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है। वजीर आजम इमरान खान FBR की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे और कल उन्होंने चेयरमैन FBR को तब्दील कर दिया। इसके अलावा इमरान खान ने गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा को भी तब्दील किया है, जिनकी तब्दीली गैर मुतवक्के थी। इमरान खान ने कभी तारिक बाजवा की कारकर्दगी पे तो सवाल नहीं उठाया, मगर डॉलर की कदर में इजाफे से मुतल्लिक वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार जरूर कर चुके हैं। जी, स्टेट बैंक ऑटोनमस है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा। इमरान खान कह रहे हैं कि डॉलर की कदर में इजाफे से पहले स्टेट बैंक ने उन्हें आगाह नहीं किया और अब उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक को भी ओहदे से हटा दिया है। मगर अहम बात यह है कि पुराने लोगों को हटाकर इमरान खान टीम में जो नए लोग लगा रहे हैं, इन पर तहरीक इंसाफ खुद IMF एजेंट होने का इल्जाम लगाती रही है। वजीर आजम ने असद उमर को हटाकर हफीज शेख को मुशीर खजाना बनाने का फैसला किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके IMF से बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और अब इतलात है कि हुकूमत डॉक्टर रजा बाकर को नया गवर्नर स्टेट बैंक लगा सकती है, जो इस वक्त मिस्र में IMF के सीनियर रेजिडेंट के ओहदे पर काम कर रहे हैं। खबरें हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक की तब्दीली भी मुशीर खजाना हफीज शेख की इस ख्वाहिश पर हुई है, जो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल अपनी पसंद की टीम बनाना चाहते हैं। वही हफीज शेख जिन पर तहरीक इंसाफ खुद अमेरिका और IMF का एजेंट होने का इल्जाम लगा चुकी है। अहम बात यह भी है कि PTI के हमेशा से IMF की डील से मुतल्लिक मौक़िफ़ बहुत सख्त रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके वुज़रा ये कहते रहे हैं कि IMF की शराइत से महंगाई बढ़ती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होता है। वज़ीर आज़म और उनके वुज़रा IMF की शराइत से मुतल्लिक खदशात का इज़हार करते रहे और इमरान खान एक किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन का जिक्र बार बार कर चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि कैसे ताकतवर ममालिक कर्जों की आड़ में कमजोर ममालिक को अपना गुलाम बना लेते हैं। एक किताब मुझे महातिर मोहम्मद ने आज से बहुत 18-19 साल पहले दी थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। वो किताब सारी ये थी कि ये बड़ी ताकतें छोटे मुल्कों को गुलाम बनाती कैसे हैं, उनको इतना कर्जा दे देती हैं जो वो वापस नहीं कर सकते और कौम गुलाम बन जाती है। और हम भी कैसे आज़ादाना फैसले कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए और हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। इसके लिए एक मुल्क में टैक्स कल्चर डिक्लेयर करना है। इमरान खान साहब इस किताब का जिक्र बार बार कर चुके हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अमीर ममालिक कैसे गरीब ममालिक को गुलाम बना लेते हैं और इसके बाद वो गरीब ममालिक अपने तौर पर फैसले नहीं कर सकते। और आज यही तनकीद जो है एहसन इकबाल साहब ने की है। एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को IMF की कॉलोनी बनाया जा रहा है और पाकिस्तान जो है वो कौमी सलामती का सौदा कर चुका है। पाकिस्तान में कभी ये नहीं हुआ था IMF के पैकेज के साथ कि IMF के कहने पे वजीर खजाना और IMF के कहने पे गवर्नर स्टेट बैंक लगाया जाए और चेयरमैन FBR लगाया जाए। पाकिस्तान को इस हुकूमत ने IMF की कॉलोनी बना दिया है।
बदकिस्मती से मैं ये कहने पे मजबूर हूँ, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया गया है और इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करेंगे असेंबली के अंदर। तब्दीलियां तो की गई हैं, लेकिन क्या ये तब्दीलियां आईएमएफ के कहने पे की जा रही हैं? क्या पाकिस्तान को आईएमएफ कॉलोनी बनाया जा रहा है? और अहसन इकबाल साहब कह रहे हैं इस पर वो एहतजाज भी करेंगे पार्लियामेंट में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है शंदाना गुलजार खान साहबा, मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया शंदाना, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये टीम के हवाले से, जो कि इमरान खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जब मैं आऊँगा अच्छी टीम लेकर आऊँगा, मैंने कप्तानी के दौर में भी प्लेइंग 11 खिलाई, मेरिट पर खिलाई, लेकिन यहां पर जो पूरी इकोनॉमिक टीम अब तब्दील हो गई है। पहले आपने फाइनेंस मिनिस्टर को चेंज किया, बाद में आपने सेक्रेटरी फाइनेंस को चेंज किया है, आपने स्टेट बैंक के गवर्नर को हटा दिया, एफबीआर के चेयरमैन को हटा दिया। तो इसका मतलब जो टीम सिलेक्शन थी इनिशियल फेज में 8-9 माह में, वो अच्छी नहीं थी, वो नाकाम रही। शुक्रिया जी। देखिए, आपने डिफरेंट स्ट्रैंड्स को इकट्ठा कर दी। मैं थोड़ा सा उसको खोल कर समझा दूँ। एक होती है पॉलिटिकल टीम, एक आपकी होती है ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव टीम। आपको अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान में जो सिविल सर्विस का स्ट्रक्चर है उसमें सेक्रेटरीज बदलते रहते हैं, पोस्टिंग्स होती रहती है, और सेक्रेटरी कॉमर्स जाके बन गए सेक्रेटरी फाइनेंस, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के सेक्रेटरी आगे बन गए सेक्रेटरी कॉमर्स, ये होता रहता है। बल्कि एक बहुत बड़ी जो हमारी कामयाबी है पिछले ही हफ्ते में, उसमें बाद में थोड़ी बात करेंगे, पाकिस्तान चाइना FTA जो हमने रिवाइज़ करवाया है उसमें भी थोड़ी पॉजिटिव बात करेंगे। लेकिन आपकी बात अपनी जगह ठीक है और सही है कि देखें चेंज क्यों आया। अब देखें, इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, उनकी राय में, पब्लिक की राय में नहीं, ऑपोजिशन की राय में नहीं, और पोल्स की राय में नहीं, अगर उनकी राय में उनकी टीम वो डिलीवर नहीं कर पा रही जो उनकी विजन है, हम तो उनकी विजन में सब चल रहे हैं, राइट, लीडर की, तो हम सब जाएंगे, कल को मुझे रिप्लेस करेंगे, नेचुरली पब्लिक पे तो ये तासुर होगा कि ये एक पर्सनल मूव था। मुझे डे 1 से ये पता होगा कि शायद मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, शायद मैं अपनी ही ओपिनियन में, या शायद कुछ लोग भी मुझसे खुश हो, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि उन्होंने सिमत बदलनी है, ये उसका फुल प्रेरोगेटिव है। इसमें से कोई मतलब सरप्राइजिंग बात नहीं होनी चाहिए। इस बात का कन्फेशन है कि बेसिकली इस टीम ने डिलीवर नहीं किया और 8-9 माह की परफॉर्मेंस से वजीर आजम मुतमईन नहीं है। 350-400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है एफबीआर में, जिसकी वजह से उनको तब्दील किया गया। स्टेट बैंक के हवाले से, स्टेट बैंक के गवर्नर के हवाले से तो बड़ा सरप्राइज लोग कह रहे हैं कि उनकी तो परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, उनके खिलाफ तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, उनको भी लेकिन तब्दील किया गया। जी देखिए, ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस ना डिलीवर करना और परफॉर्मेंस से खुश ना होना। मैं कोई छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। कल हम एक रिपोर्ट देख रहे थे वियतनाम और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की, बरामदात की। 2005 से लेकर 2017 तक पाकिस्तान ने डिलीवर किया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने 45% हमारी बरामदात बढ़ी। उसी टाइम में वियतनाम की बरामदात 660% बढ़ी। डिलीवरी तो दोनों है, बट डिलीवरी का क्वांटम देख लेना, एग्जैक्टली। तो अगर वज़ीर आज़म डिलीवरी से खुश नहीं है, ये नहीं कि डिलीवरी नहीं हुई, वो डिलीवरी से खुश नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और हम अपने लीडर को इसलिए नहीं क्वेश्चन कर रहे क्योंकि हमें लगता है उनको ये हक है बदलने का। से तो कहा जा सकता है ना, जब 350-400 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा एक फिस्कल ईयर में, तो वो ऑब्वियसली आप नहीं कह सकते कि तसल्ली बख्श थी परफॉर्मेंस, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को एक्सपेक्टेशन से नीचे। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन देखिए ये पहली दफा नहीं है। आपके पिछले 9 साल का रिकॉर्ड दिखा दे, मेरे पास फोन में पड़ा हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हर साल शॉर्टफॉल आती है। और दूसरी मैसिव नहीं होता शॉर्टफॉल इसलिए आई है जी कि हम डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से तो बहुत पैसे इकट्ठे कर लेंगे। और आपको एग्जांपल दे दूं, अभी हमारे MOS जो हैं रेवेन्यू के, उन्होंने एक पर्टिकुलर कंपनी को ऑडिट करवाया, वो जो उन्होंने लॉस अपना डिक्लेयर किया था वो प्रॉफिट में बदल गया। अब उन्होंने 50 करोड़ की ऑफर कर दी कि ले ले, हमें छूट दे दें। जब एक मुल्क में लोग टैक्स फाइल करते हुए झूठ बोलते हैं, वहाँ शॉर्टफॉल होगा कि नहीं होगा? सुंदर, एक तनकीद जो हो रही है, और आज जैसे इकबाल साहब ने भी किया है, वो कह रहे हैं कि एहतजाज भी करेंगे पार्लियामेंट में, वो ये है कि IMF की टीम आप लाए। ये पहले भी कहा गया था जब हफीज शेख साहब आए, IMF के कहने पे आए। पीपल्स पार्टी तो खुद कहती थी कि हमारे वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, IMF की वजह से हमें उनको लगाना पड़ा था। अब जो स्टेट बैंक में गवर्नर आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि उनका ताल्लुक IMF से है। तो क्या ये लोग इमरान खान साहब की चॉइस हैं या ये IMF की चॉइस है? और इमरान खान साहब का तो बड़े वाज़ा मौक़िफ़ आपको सुना है IMF के हवाले से। तो वो कहते थे कि मुल्क गुलाम बन जाता है, और वो ये भी कहते थे कि बड़े ममालिक आकर गुलाम बना लेते हैं, जो छोटे मुल्क होते हैं वो फैसले नहीं कर पाते। इस किताब का जिक्र वो बार बार करते रहे, कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। जी बिल्कुल, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा एंड प्रॉब्ली आई एम द बेस्ट पर्सन एट दिस पॉइंट टू आंसर दैट। मैं खुद जी, आपने सुना होगा ये IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनको ब्रेटन वुड्स ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, राइट? ये ममालिक तो नहीं है ना, राइट? अच्छा, इनमें बड़े मेंबरान कौन हैं? जो मालदार हैं, नेचुरली वेस्टर्न ममालिक। अच्छा, मैं खुद उनमें काम करती रही हूँ, उनके साथ तकरीबन 10 साल। लेकिन जब मुझे लगा 2013 दिसंबर के पाकिस्तान में PTI की गवर्नमेंट एटलीस्ट मेरे सूबे में आ चुकी थी, मुझे थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही थी, मैं खुद छोड़ के आ गई।
अगर आज से 5 साल बाद मुझे लगा कि मैं तब्दीली नहीं डिलीवर कर पाई अपनी कैप्टन के साथ, अपनी टीम के साथ, शायद मैं भी वापस वहाँ चली जाऊँ। कोई भी पाकिस्तानी, आपको किसी ने मुसल्लत तो नहीं किया है हुकूमत में? मैं नहीं आपको ये किया ना, बता, आप तो बाय चॉइस आई है। नहीं बाय चॉइस हो या, देखिए एक पाकिस्तानी पाकिस्तान में काम आके करता है, चाहे वो IMF में काम करे या वर्ल्ड बैंक में काम करे, इसमें क्या ऐसी बुराई है? अगर आपको याद है हमारे 3 मेंबर्स कोई बुराई नहीं है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। उनका एक्सपीरियंस अगर होगा वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन मैं उस मौकिफ की बात कर रहा हूँ, उस बयानी की बात कर रहा हूँ जो इमरान खान साहब का था कि IMF जैसी बॉडीज हो या अमीर ममालिक हो, वो गरीब बना देते हैं, कर्जा दे दे के गरीब ममालिक को फंसा लेते हैं, जकड़ लेते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ जी। मैं अभी गई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जॉर्डन में समिट था, उस पर पाकिस्तान आ रही थी कि आप BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चीन का, उसके थ्रू आप फ्लैगशिप कंट्री हैं और आपने केन्या को और श्रीलंका को डेट ट्रैप में डाल दिया। मैं कहा जी हम क्यों डालेंगे उनको, आप एक इंडिपेंडेंट मुल्क हैं, आप अपनी अकल इस्तेमाल करें। आप जब चाइना से, वो चाइना को नया IMF कह रहे थे, अमेरिका वाले, जो अमेरिका के 2 लोग मेरे साथ बैठे हुए थे, CNN का इंटरव्यू पैनल था। मैं कहा जी तो अजीब बात है, आप गलत नेगोशिएशंस करते हैं अपने मुल्क के लिए, आप अपना पोर्ट उनको दे देते हैं, आपसे कमज़ोरी हुई। हमने अभी एक 1400, मैं याद करूँ कि कितने किलोवाट का था कि मेगावाट, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट ऑन एनर्जी, वी एक्चुअली रिफ्यूज्ड अ प्रोजेक्ट विद चाइना। हमारा दोस्त है चाइना, अभी FTA में हमें इतनी कंसेशंस दी हैं, CPEC में हमारे साथ वो कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें वो रिफ्यूज़ कर दिया कि हमारे फ़ायदे में नहीं था। अगर हम चाइना को रिफ्यूज़ कर सकते तो हम IMF को क्यों नहीं रिफ्यूज़ कर सकते? ये है कि अगर आपकी इकोनॉमिक टीम ऐसी हो जो कि IMF से लिंक्ड हो या उनसे उनके ताल्लुकात हो और वो पॉलिटिकल लोग ना हो, तो मसला ये होता है कि फिर आप मुश्किल फैसले करते हैं जो कि शायद लॉन्ग टर्म में बेहतरी हो ममालिक की उसमें, मुल्क की उसमें, लेकिन फौरी तौर पे जो बोझ आता है, जैसे भी मिसाल के तौर पे 9.5 रुपये आप तेल की कीमत में बढ़ाना जा रही हैं, फौरी तौर पे बढ़ आएगा रमज़ान से पहले, तो आवाम तो सफ़र करेगी। देखिए शहजाद साहब, अवाम को सबसे ज़्यादा जो सफ़र करवा रही है वो अपोजिशन है। अनफॉर्चुनेटली मैं शुरू में ये बातें नहीं मानती थी, हम फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, शायद लास्ट टाइम भी हों, और मैं, अच्छा मतलब अभी से आपने हिम्मत हार दी है कि नहीं, लास्ट टाइम? मैं जब अपोजिशन को देखती हूँ ना, जो वो बातें करते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ। ठीक है, वहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, ख़ानदानी लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, बट बाय एंड लार्ज जब आप एक फैमिली के ग़ुलाम हो जाएं, या शरीफ फैमिली के या जरदारी फैमिली के, आप कितना सच बोल सकते हैं? आप चुप ही हो सकते हैं ना मैक्सिमम। आप उनके को एक अच्छा वो कर क्या रहे हैं, मैं असेंबली में भी देखती हूँ, एक दफ़ा जो संजीदा हो किसी बिल पे या फाइनेंस पे या लॉ पे या रिफॉर्म पे, कहते बहुत है कि जी हम तो उनके साथ मुआशी मुशावरत या वटेवर मुश्किल उर्दू इस्तेमाल करके बातें करते हैं। किधर नजर आए ना, बात तो करें ना हमसे, पहली बात। दूसरी बात, इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क हुआ है पिछले 40 साल में, मैं 10 साल नहीं कहती हूँ, इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो जनरल मुशर्रफ थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, चाहे वो जरदारी साहब थे। मुल्क का तो यू हैव द सेम टीम, आपके No, पास वही टीम no, है, no, no, वही there's लोग a हैं जो कि big काम करते थे difference. मुशर्रफ की काबीना में, आपके पास वही नहीं, लोग हैं जो नहीं, पीपल्स पार्टी की काबीना आप में सुन थे। तो ले, there's a big difference. I'll tell you why. You're a Pakistani today, you work for the media. Tomorrow you decide कि no, I'm better in the parliament because I have a voice. मैं बोल सकता हूँ, मुझे समझ आती है। आप क्या ट्रेटर हो गए पाकिस्तान के? इसी तरह अगर आप पीपल्स पार्टी में थे और आप नहीं मैं कह रहा हूं वही टीम है जिसने डिलीवर नहीं किया, जो आप कहते हैं कि नाकाम टीम थी। नहीं, ये लीडरशिप पे होता है। मैं आपको ये बता दूं, मैंने शुरू में आपको बताया कि पीपल्स पार्टी PMLN लीडरशिप में पे होता है तो असद उमर साहब क्यों नहीं डिलीवर कर सुने सके? ना, Why, how would Hafiz Sheikh perform under Imran Khan but Asad Umar could not perform under Imran Khan, whereas Hafiz Sheikh could not perform under Asif Zardari? कैसे है? ये तो आपने खुद ही अपना जवाब दे दिया। मैं तो कह रहा हूं फिर असद उमर ने क्यों नहीं कर सके? नहीं, मेरी बात सुन ले, ऐसे नहीं होता। You have individuals coming together to form a team. अगर कोई इंडिविजुअल उस फॉर एग्जांपल टीम बेकार हो और उसमें एक इंडिविजुअल अच्छा हो, ये भी हो सकता है ना कि 9 माठे और एक अच्छा हो, ये भी तो हो सकता है। मैं सिर्फ आपको ये बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर पाकिस्तानी टेक्नोक्रेट्स हैं जो बाहर ममालिक में रह रहे हों और वो पाकिस्तान में वापस काम करना चाहें, तो हमको ये कहेंगे तुम फलाने के एजेंट हो, फलाने के, ऐसे होता है। फिर तो मैं भी एजेंट हूं। श्री मज़ारी साहिबा ने कहा था हफीज शेख साहब को, फिर मैं भी एजेंट हूं। हफीज शेख साहब को एजेंट अगर किसी ने कहा था, श्री मज़ारी साहिबा ने कहा था, he was working with the People's Party government. एजेंट हो गए बिकॉज उनकी जो मुआशी पॉलिसीज थी उससे हम नहीं एग्री करते। लेट्स सी कि अब ये मुआशी पॉलिसीज अवाम को रिलीफ देती है IMF प्लान के अंडर या रिलीफ नहीं देती। बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्ताना साहब हमारे साथ शो पे मौजूद थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद जो नून लीग में तंजीम साजी हुई उस पर बात करेंगे, क्या होने जा रहा है, कौन फैसले करेगा आने वाले वक्त में, इस बात होगी ब्रेक के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सफ़ों में तब्दीलियों का बाकायदा ऐलान कर दिया है। ये तब्दीलियां शहबाज शरीफ की पब्लिक अकाउंट चेयरमैनशिप और पार्लिमानी लीडर से दस्तबरदारी के बाद की गई। गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले ऐलानिये के मुताबिक ओहदेदारों की तकर्रुरी नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद की गई, जिसमें शाहिद खान अब्बासी को सीनियर नाइब सदर, SN इकबाल को सेक्रेटरी जनरल, जबकि मरियम नवाज
हमजा शहबाज, अय्याज सादिक, आबिद शेर अली और साद रफीक समेत 16 रहनुमाओं को नायब सदर बनाया गया है। इन अपॉइंटमेंट्स के बाद एक बात तो वाज़ेह है कि शरीफ खानदान की सियासत पसे मंजर में चली गई है और पार्टी को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बगैर ही सरवाइव करना होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं और नवाज शरीफ 7 मई को वापस जेल जाएंगे। मरीम नवाज को ओहदा मिला है, लेकिन इनका सियासी किरदार क्या होगा ये अभी वाज़ेह नहीं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की ओहदों से दस्तबरदारी ने भी सवालात खड़े कर दिए हैं और पार्टी में इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। माजी में जब ऐसी सूरत सामने आई थी तो पार्टी मुंतशिर हो गई थी। परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ की जेल जाने के बाद उनके करीबी साथी चौधरी शुजात हुसैन ने पार्टी क़यादत में तब्दीली की कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। नवाज शरीफ के मुखालिफ कैंप, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन, मियां अजहर और इजाजुल हक शामिल थे, उन्होंने नवाज शरीफ की क़यादत के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था। नवाज शरीफ की जिला वतनी के बाद जावेद हाशमी को पार्टी का सदर बनाया गया था और इसके बाद पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते नजर आए। 2002 में गुजरात के चौधरियों ने नून लीग से राहें जुदा कर ली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के नाम से जमात बना ली। 2018 के इंतखाबात से पहले भी नून लीग में बड़े पैमाने पर डिफेक्शंस की खबरें गर्दिश कर रही थी। इंतखाबात के बाद भी ये कहा जा रहा था कि बड़े पैमाने पर डिफेक्शंस हो सकती हैं, लेकिन पार्टी में कोई बड़ी डिफेक्शन नहीं देखी गई। लेकिन अब नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, क्या पार्टी में कोई बड़े पैमाने पर डिफेक्शन हो सकती है, जैसा कि 1999 के बाद देखा गया था? इस पर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी तलाल चौधरी। तलाल चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जो नई तंजीम साजी की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, क्या इससे ये वाज़ेह है कि कुछ अरसे तक नवाज शरीफ साहब क्योंकि जेल में होंगे, वो अमली सियासत में एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे होंगे और कुछ अरसे तक शहबाज शरीफ साहब जब तक लंदन में होंगे वो भी एक एक्टिव पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे? क्या ये वाज़ेह हो गई है नई तंजीम साजी से बात? अभी भी कंट्रोल और स्टीयरिंग पर मियां नवाज शरीफ मौजूद है। नंबर 2, मरियम नवाज साहबा, जो जिनके बारे में कहा जाता था कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ शायद अब सियासत नहीं करेंगे, कोई एनआरओ हो गया, कोई डील हो गई, उनको ओहदा दिया गया है और ये पार्टी के इसरार पर दिया गया है और जो रिस्पॉन्स आया उनको ओहदा देने के बाद वो हमारी तवक्कुआत से भी बढ़ के है। नंबर 3, सब कहते थे ये हर चीज अपने घर रख लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ओहदा छोड़े, हमजा शहबाज साहब ने खुद रजा कराना तौर पर जो सदारत थी पंजाब की वो खुद छोड़ी, हालांकि वो बेस्ट चॉइस थे पंजाब की सदारत के लिए। मेरा सवाल आपसे ये था कि फिलहाल एक्टिव पॉलिटिक्स में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का रोल नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब की मजबूरी है, वो उनको जेल जाना है और शहबाज शरीफ साहब फिलहाल लंदन में ही हैं। देखिए, जितना भी तब्दीलियां हैं ये सब की सब मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं से मुशावरत के बाद की। सो वही सियासत, उन्हीं का कंट्रोल है, उन्हीं का नजरिया है, उन्हीं का पैगाम जो है वही आगे चलेगा और ये पार्टी उन्हीं की क़यादत में चलेगी। ये तब्दीलियां बड़ा वाज़े पैगाम दे रही हैं। तो ये जो ओहदे दिए गए हैं, जो सेलेक्ट किया है लोगों को, क्योंकि आपने इन ओहदों के लिए लोगों को इलेक्ट नहीं किया है, सेलेक्ट किया है, तो ये सारी की सारी सिलेक्शन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। देखिए, एक तरीकाकार हमारे आइन में मौजूद है और वो आइन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि पाकिस्तान के कवानीन है, उनके मुताबिक बनाया गया है। ये इसी तरह सिलेक्शन होती है, फिर इसी तरह अप्रूवल्स होती हैं। हमारी एग्जेक्टिव एक बॉडी है, इसी तरह जनरल कौंसिल है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के आइन के मुताबिक किया गया है। आपने कहा रजाकाराना तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने अपने 2 ओहदे भी दे दिए और इससे ये साबित होता है कि शरीफ फैमिली सारे ओहदे अपने पास नहीं रखना चाहती। आप मुझे ये भी मिसाल दे रहे हैं कि हमजा शहबाज ने भी पंजाब की सदारत खुद छोड़ी है रजाकाराना तौर पे। क्या शहबाज भी अब मुल्क से जाना चाहते हैं, इसीलिए वो 15 में से एक वाइस प्रेसिडेंट है, नाइब सदर है, और पंजाब की सदारत इसीलिए छोड़ी है क्योंकि जाहिर सी बात है पंजाब के सदर का पंजाब में रहना जरूरी है? क्या वो भी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? अब मुल्क से जाने का नहीं, वापस आने का वक्त है। और वो लोग जो जाते हैं वो कभी सजा सुनकर वापस नहीं आते। ये बाकी हमारी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकती है और कि किस वक्त किसने कहां पर किरदार अदा करना है, किस वक्त किसको मुल्क के अंदर होना चाहिए। अगर अब मुल्क में वापस आने का टाइम है तो क्या इसहाक डार साहब भी आएंगे? क्योंकि जो अपॉइंटमेंट उनकी हुई है उससे तो नहीं लगता कि वापस आने का इरादा है। उनको आपने बनाया है सदर इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इसहाक डार के सवाल पे आप कहते हैं कि जब भी माहौल ऐसा होगा कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की तवक्को होगी, तब वो वापस आएंगे। देखिए, ये इस बात का फैसला जो है पार्टी करेगी
कि किस वक्त किसको अगले मोर्चे पे खेलना है, किस वक्त किसको हमने बचाकर रखना है। इलेक्शन से पहले बड़ी कयासराइयां हुई कि बहुत बड़ी डिफेक्शन होगी नून लीग में, बनी हुई चंद लोग छोड़ के गए, चौधरी निसार उनमें से एक बड़ा नाम था। इलेक्शन हारे, फिर ये कहा कि बड़ी डिफेक्शन होगी, कोई डिफेक्शन नहीं हुई नून लीग में। लेकिन अब जबकि पता है कि नवाज शरीफ साहब की जमानत जो है उसमें तौसी नहीं हुई, उनको जेल जाना पड़ेगा, शहबाज शरीफ बाहर हैं, क्या खदशा है कि 1999 के बाद जिस किस्म की डिफेक्शन हुई थी वो अब नून लीग में देखी जाए? जिस तरह उस वक्त मियां अजहर, चौधरी बरादरान, एजाजुल हक, ये सारे पार्टी छोड़ के चले गए थे, काफ लीग बना ली थी, क्या अब जबकि क्लियर है पिक्चर के एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होंगे शरीफ बरादरान, क्या दोबारा वो डिफेक्शन देखी जा सकती है, टूट फूट देखी जा सकती है? देखिए, एक तो डूबती हुई कश्ती जो कि हुकूमत की है उसमें कभी भी कोई अक्लमंद नहीं बैठेगा। हर कोई किसी को लग रहा है कि वो डूबने जा रही है और डूबती हुई नजर आती है। और अगर अब भी कोई जाना चाहेगा तो पहले तारीख से सबक ले ले। कितने बड़े बड़े नाम थे, कितने बड़े बड़े कद थे पंजाब और पाकिस्तान की सियासत में। जिसने नवाज शरीफ को छोड़ा वो फिर माजी का हिस्सा बन गया। किसी ने तजर्बा करना है, 100 बिस्मिल्लाह करके देख ले। लेकिन पार्टी में क्या ये खदशात हैं? क्योंकि आप ही के मियां जावेद लतीफ साहब ने इस बात का इजहार किया था, तो उनको नायब सदर आपने बनाया है, लेकिन वो कह रहे थे कि 4-5 लोगों की इस्टेब्लिशमेंट है जो कि फैसले कर रही है। तो लोगों में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि नवाज शरीफ साहब शायद उतने एक्टिव नहीं है, तो अब फैसले कोई और कर रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। और इस वक्त जो एक बयानिया, एक पोजीशन वाजे होनी चाहिए वो भी नहीं है वाजे है। और 2 दिन से आपके जो लीडर्स हैं अब वो वजाहतें देते फिर रहे हैं कि नहीं, एक ही बयानिया है, नवाज शरीफ का बयानिया है। वोट 1.5 करोड़ मिला है, वोट को इज्जत दो के नाम पे। अगर तो हमने 1.5 करोड़ सियासत करनी पीटीआई है, को मिला है, आपको उससे कम मिला है जी। मैं भाई आपको वो 6 बजे की बात की गिनती नहीं बता रहा ना, चले जितनी भी आपके अच्छा, करोड़ से 1 करोड़ सही है, ठीक है नहीं, 1 करोड़ 28 लाख वोट जो कि इनके मुताबिक मिला है, वो वोट को इज्जत दो के नाम मिला है। तो हम ऐसी बात, हम वही नजरिया रखेंगे जो कि जिसो लोगों को कबूल है। अब तो आप देख लें, वो 4 दफा लॉन्च किया गया बिलावल साहब को, जब से वो मियां नवाज शरीफ के नजरिए की बात कर रहा है वो भी पॉपुलर हो रहा है। नहीं की एग्रेसिव पोजीशन है जिसने आपको बैकफुट पे धकेल दिया है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, वो नजर नहीं आ रही, उसका बयानिया कंफ्यूज है। अपनी सफों में ये आवाजें उठ रही हैं कि हमारा बयानिया है का, बिलावल साहब जो है नौजवान है, पार्टी की स्ट्रेंथ कम है, फिर भी वो आपसे शायद इसी के बाद ये ख्याल आया कि कुछ ना कुछ तंजीम साजी हमें करनी है। इस पार्टी का नाम PMLN है और ये नवाज शरीफ ही का कंट्रोल है। नजरिया वही है जो नवाज शरीफ का दिया हुआ है, और जो इस नजरिए से अलहदा होगा वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा, वो सियासत में आगे नहीं चल सकेगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए भी पैगाम है। देखिए, शहबाज शरीफ, क्योंकि शहबाज शरीफ, मैं वजाहत कर दूं, शहबाज शरीफ साहब का नजरिया आपको पता है इलेक्शन से पहले भी मुख्तलिफ था, वो उनकी एक अप्रोच अलग थी। अगर शहबाज शरीफ साहब का नजरिया या वो मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े ना होते, नजरिया या आपका इख्तलाफ किसी बात से हो सकता है, लेकिन खड़े वो नवाज शरीफ के साथ रहे और आज तक खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं तो वो वजीर आजम और वजीर आला होते मेरे भाई, वो उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता था। उन्होंने चॉइस की इक्तदार में से और नवाज शरीफ में से कि वो नवाज शरीफ के पीछे खड़े होंगे, वो वजीर आला और वजीर आजम नहीं बनेंगे। साहब ने इस चीज का कभी जिक्र नहीं किया कि उनके पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो वजीर आला, वजीर आजम बन जाएं अगर वो नवाज शरीफ को छोड़ देते हैं। ये पेशकश की गई थी, इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने कभी। ये तारीख जानने वाले पहले भी जानते हैं, मुशर्रफ ने भी ये कोशिश की थी, ये कोशिशें पहले भी चलती रही। मैं समझा आप 2018 इलेक्शन की बात हमेशा से। अच्छा, हमेशा से ऑफर थी उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुस्लिम लीग नून के ज्वाइंट सेक्रेटरी तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे तफसीलन कि क्या तैयारियां हैं वर्ल्ड कप 2019 के लिए। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप 2019 इस माह खेला जाएगा, यानी कि 30 मई से शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद है, तैयारियां जारी हैं। 3 जो वार्म अप मैचेस थे पाकिस्तान ने कन्विंसिंगली जीते। कल से इंग्लैंड के साथ सीरीज का आगाज होगा और इसके फौरी बाद पाकिस्तान जो है 31 मई को वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलेगा। टीम इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद है, हमारे साथ बात करेंगे पाकिस्तान टीम के कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आप इंग्लैंड में मौजूद हैं टीम के साथ, तैयारियां वर्ल्ड कप के लिए शुरू हो चुकी हैं। 3 वार्म अप मैचेस में पाकिस्तान की कारकर्दगी बड़ी जबरदस्त रही और कल से इंग्लैंड की सीरीज का भी आगाज हो रहा है। टीम मोराल कैसा है और तैयारी कैसी देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए?
पहले तो अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है और ज़बरदस्त हमारे 3 ये प्रैक्टिस मैचेस हुए हैं और लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस तरीके से हम लोगों ने 3 मैचेस खेले हैं। प्रॉपर हमने प्रैक्टिस ली है इंग्लैंड सीरीज से पहले, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जो कल का मैच है तो जो हमने प्रैक्टिस यहाँ पर पूरी की है उसको एग्जीक्यूशन जो है इंशाल्लाह कल से उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। और इंग्लैंड जो है पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा साबित हुआ है। 2009 का वर्ल्ड कप हमने जीता है, 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अभी 2 साल पहले आपकी कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान टीम जीत कर आई है। कोई खास वजह है कि पाकिस्तान टीम जब इन कंडीशंस में जाती है, जो कि आमतौर पे कहते हैं हमारी बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वनडे में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है हमने वहां पर? जी देखें, बिल्कुल हमेशा से जो है वो इंग्लैंड व्हाइट बॉल क्रिकेट के हिसाब से जो पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा रहा और पिछली रेड बॉल में भी बहुत अच्छा रहा है। अगर आप पास में पाकिस्तान का रिकॉर्ड देखें तो 2016 में पाकिस्तान ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, उसके बाद 18 में भी ड्रॉ की। तो ओवरऑल जो है व्हाइट बॉल का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है इंग्लैंड में। अभी मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो पिचेज हैं, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो पाकिस्तानी प्लेयरों को सूट करता है, पिचेज बहुत अच्छी हैं। बतौर कप्तान जो 15 रुकनी स्क्वाड है आपका, उससे आप मुतमईन हैं? आपके ख्याल में तमाम बेसिस कवर कर रहा है पाकिस्तान, चाहे टॉप ऑर्डर के हवाले से हो, मिडिल ऑर्डर हो और बॉलर्स? देखिए चीज़ें तो सारी ऑलमोस्ट हमारी कवर्ड है वर्ल्ड कप से पहले, और बस एक थोड़ा सा ये मिसहैप हुआ कि अभी शताब को थोड़ी सी इंजरी हो गई है। तो मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अल्लाह करे वो जल्द से जल्द होगा, टीम को ज्वाइन करे तो इंशाल्लाह ओवरऑल जो हमारी टीम है वो बहुत ज़बरदस्त है और शताब के आने से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इतलात क्या है शादाब के हवाले से? हमें पता चला जब वो वहां पे पहुंचे कि उनके वायरस आया है ब्लड में। क्या है, कितना रिकवरी टाइम लगेगा और क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप तक के लिए वो फिट हो जाएंगे या इसके चांसेस कम है? देखिए चांसेस तो हमें जो यहाँ पे रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें हम तो बड़ा होपफुल है कि इंशाल्लाह शदाब जो है हमारे वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल होंगे। जो अभी इनके यहाँ पे टेस्ट हुए हैं, जो कि डॉक्टर ने उनका चेकअप किया है, तो यहाँ पे उनको टैबलेट्स दी हैं उन्होंने, और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये कि 2 से 3 वीक के बाद जो है उनका जो ब्लड टेस्ट दोबारा होगा और इंशाल्लाह अगर वो चीज़ जो उनके जो ब्लड के अंदर जो चीज़ आई है अगर वो निकल जाती है तो शदाब जो है फिर वो अवेलेबल है वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा सरफराज, ये जो टीम है हमारी 15 रुकनी स्क्वाड में 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पहली मर्तबा वर्ल्ड कप खेलेंगे और दूसरी टीम के मुकाबलों में जो एवरेज एज है पाकिस्तान टीम की वो भी कम है, 27 साल औसतन एज है। इसका मतलब एक यंग टीम हम लेके गए हैं जिसमें कुछ खिलाड़ी आप समेत ऐसे भी हैं जिनका तजुर्बा अच्छा है। उनमें एक खिलाड़ी शोएब मलिक भी हैं, उनके भी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। उनके हवाले से क्या खबर है, वक्त पर ज्वाइन कर लेंगे, वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे? देखें बिल्कुल ऑब्वियसली वो शोएब भाई जो है वो 10 डेज की लीव लेके गए थे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो अभी 1-2 दिन में जो है वापस आकर टीम को ज्वाइन कर लेंगे और बिल्कुल वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। और जहाँ तक रही बात आपने यंग टीम की, तो ऑब्वियसली बिल्कुल हमारी यंग टीम है और यही टीम को लेके जो है पिछले जितने भी लड़के इस वक्त टीम में मौजूद हैं ये वही लड़के हैं जो कि इसमें से 11 लड़के वो हैं जो कि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की विनिंग टीम का हिस्सा हैं। तो ये वही लड़के हैं, इसमें से 2-3 लड़के सीनियर है, बाकी ये वही सब लड़के हैं जो कि जिनको हम ग्रूम कर रहे थे, जिनको हम तैयार कर रहे थे वर्ल्ड कप के लिए। तो यही आपकी टीम है इंशाल्लाह और यही आपके बेस्ट पॉसिबल प्लेयर जो है जो कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है जो हमारी यंग और जूनियर की मिक्स टीम है इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। अच्छा, कुछ खिलाड़ियों के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूंगा। मोहम्मद आमिर इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है लेकिन सेलेक्टर्स ने उनको एक मौका दिया है, इंग्लैंड की सीरीज में वो होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शायद टीम में वापस आ जाए। कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपके ख्याल में मोहम्मद आमिर और खासतौर पर चैंपियंस ट्रॉफी का जो बड़ा फाइनल था इंडिया के खिलाफ वो जिताने में उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था? देखें आमिर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और हमें पता है कि वो अच्छा कर सकते हैं बड़े मैचों में, तो यही इसीलिए हमने उनको यहाँ पे जो हमने स्क्वाड अपना अनाउंस किया है वो 17 का अनाउंस किया है और आमिर में ये कैपेबिलिटी है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि आमिर को इंग्लैंड की सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें ताकि वो अपनी जो फॉर्म है उसको बेहतर कर सकें और अपनी टीम में जगह बना सकें। अच्छा, पाकिस्तान हमेशा खुशकिस्मत रहा है इस लिहाज से कि फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान में इमर्ज करते हैं और सडनली एक फास्ट बॉलर आ जाता है, हमें पता भी नहीं होता। 1-1.5 साल पहले हमने देखा कि शाहीन आफरीदी का इस तरह राइज हुआ, इस जो PSL था उसके बाद मोहम्मद हसनैन का राइज हुआ है, 150 किलोमीटर पर आवर वो गेंद करते हैं, ये दोनों स्क्वाड में होंगे। हसन 140-145 पर गेंद करते हैं, तो पेस अटैक पाकिस्तान का सडनली लग रहा है कि बड़ा जबरदस्त है। बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे पास वो तेज बॉलर नहीं है 145-150 वाले, लेकिन अब नजर आ रहे हैं और इसीलिए दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं नासिर हुसैन समेत वो कह रहे हैं कि ये पेस अटैक पाकिस्तान को ये वर्ल्ड कप जिता सकता है। कैसा देखते हैं अपनी पेस बैटरी को आप?
देखें, बिल्कुल जो हमारे पास जितने भी इस वक्त यहाँ पे मौजूदा 6 फास्ट बॉलर हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं, और 6 के 6 फास्ट बॉलर जो है ना वो अलग क्वालिटी के बॉलर हैं। आपने हसनैन की बात की, ऑब्वियसली वो बड़ी जबरदस्त यहाँ पे बड़ी अभी दो प्रैक्टिस मैचेस खेले, वहाँ पे बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक मैच में 2 लोगों को सर पे भी गेंद मारी उन्होंने एक ही मैच में। बिल्कुल एक ही ओवर में उन्होंने हिट की, लेकिन ये कि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है, लेकिन ये कि वो डे बाय डे जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हसन है, उसके अलावा जुनैद हैं, आबिर हैं, फहीम अशरफ है। तो फास्ट बॉलिंग की जो बैटरी है वो बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही अच्छा साइन है वर्ल्ड कप से पहले कि आपके जो 6 टॉप प्रीमियम फास्ट बॉलर जो कि आप यहाँ पे लेके आए वो बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। आपको लगता है पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें भी वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी गई है, या अब भी पाकिस्तान 250-280 वाली टीम है? देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन तो देखें बिल्कुल हुई है। अगर आप पाकिस्तान की 2002 साल से आप परफॉर्मेंस देखें पाकिस्तान के, ठीक है। अगर आप एशिया की बात करते हैं, वहाँ पे जो स्कोर ही आपको पता है कि 250 270 होता है, और पाकिस्तान ने वहाँ भी 280 290 के करीब जो है वो स्कोर्स किए हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की भी यही थिंकिंग है, और यहाँ पे जितनी भी टीम होंगी उनकी कोशिश यही होगी कि स्कोर बोर्ड पे अच्छा टारगेट होगा तो आपकी बॉलिंग जो है वो डिफेंड कर सकती है। पाकिस्तान तो यकीनन आप कॉन्फिडेंट हैं कि वर्ल्ड कप जीत सकती है। इसके अलावा आपके ख्याल में कौन सी फेवरेट्स हैं टीम इस टूर्नामेंट जीतने के लिए? देखिए, टीमें तो जितनी भी आएंगी वो सारी टीमें जो है वो फेवरेट टीम होंगी, लेकिन अगर आप उससे पूछेंगे कि वो टॉप 4 टीमें जो है, ऑब्वियसली इंशाल्लाह बिल्कुल पाकिस्तान तो अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल जरूर होगी। उसके अलावा जी इंडिया है, और ऑस्ट्रेलिया, और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में से कोई एक। अच्छा, इंडिया भी आप समझते होंगे। इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच 16 जून को होगा। अब हमने एक वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में तो जो एक जिंक्स थे हमारा कि हम उनसे हारते आ रहे थे, वो तो हमने खत्म कर दिया फाइनल में। वर्ल्ड कप में आज तक हमने नहीं हराया है उनको, और ये मैच जो है खास तौर पे ज्यादा टेंस इसलिए होगा सरफराज भाई क्योंकि हमने देखा है इस वक्त जो सियासी माहौल है वो बहुत ज्यादा कशीदा है दोनों ममालिक में, तो उसका टेंशन जाहिर सी बात है क्रिकेट में भी देखा जाता है। एटलीस्ट फैंस तो महसूस करते हैं, टीम भी महसूस करेगी ग्राउंड पर क्या? देखिए, वो आपकी जो आपने जो बात की, देखें वो सारी बातें बिल्कुल एक तरफ है, लेकिन ये गेम है और हमारी भी पूरी कोशिश होगी, और हमें इस चीज़ का अंदाजा है जो चीज़ें ग्राउंड के बाहर चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल हैं एक चीज़, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इंडिया के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलना। ऑब्वियसली हमने सारी टीमों के खिलाफ ही एक जैसा ही गेम खेलना है, और कोशिश करेंगे कि इंडिया के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलना है और मैच को जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो आपको पता है ना, ज्यादातर फैंस तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन इंडिया को हरा के आएगा, लेकिन मैं उल्टा कहता हूं, मैं कहता हूं हमारा टारगेट जो है ना, बिल्कुल वर्ल्ड कप जीतना जो है वो मेन एम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल टारगेट हमारा यही है कि हमने हर टीम के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेली है, और जब अच्छा हर टीम के खिलाफ अच्छा खेलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी वर्ल्ड कप में। जाने से पहले वजीर आजम इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या मशवरा दिया, कोई एडवाइस दी, किस तरीके से कप्तानी करनी है, टीम का मोराल बुलंद रखना है, क्या एडवाइस दी उन्होंने? सबसे पहले तो इमरान भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती टाइम जो है ना हमारे साथ गुजारा, और बहुत ही अच्छे हम लोगों से, बहुत ही मोटिवेशनल जो उन्होंने बातें की। उन्होंने बस एक ही चीज़ पूरी टीम को यही कही है कि आप लोग दिलेरी के साथ खेलें, मेहनत के साथ खेलें, हमारी पूरी कौम जो है वो आपको सपोर्ट करेगी, और बस उन्होंने यही कहा है कि आप दिल लगाकर खेलें, जो होगा अल्लाह मालिक की नियत साफ रखें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो रिजल्ट अच्छे करेंगे, और हमारी पूरी सपोर्ट पाकिस्तान टीम के साथ है। और आप इस तरह सोचते हैं कि वो वर्ल्ड कप जीते, वो सियासतदान बन के वजीर आजम बन गए, तो शायद मैं भी जीत जाऊं तो कोई चांस हो फिर सियासत में और फिर आगे जाके वजीर आजम बनने का? सर, उनकी 22 साल की स्ट्रगल है, ये तो अब जब होगा अल्लाह ने चाहा कुछ ऐसा होगा। मतलब इतना आगे नहीं सोचा है अभी आपने? इतना आगे नहीं सोचा है मैंने, वो उन्होंने भी क्रिकेट छोड़ने के बाद ही डिसाइड किया था, तो जब इंशाल्लाह मैं छोड़ूंगा या अल्लाह ताला ने कभी ऐसा कोई मौका आया तो फिर उसके बाद सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज अहमद, आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, आपने टाइम दिया। बेस्ट ऑफ लक इस सीरीज के लिए जिसका आगाज कल हो रहा है T20 और वनडे का, और इसके बाद वर्ल्ड कप के लिए पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, आपकी टीम के साथ हैं कि आप जीतें और पाकिस्तान ट्रॉफी वापस लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज अहमद साहब मौजूद थे, हम इस इशू पे बात कर रहे थे। वर्ल्ड कप का आगाज होगा 30 मई को, पूरी कौम की नजरें इस वर्ल्ड कप पर हैं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में सरफराज साहब की टीम जीत कर आई थी 2017 में, उन्हीं ख्वाहिशात का इज़हार अब भी कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2019 भी पाकिस्तान के नाम हो। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।